एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेरिएशन ऑफ बॉयंट फोर्स, वेरिएशन ऑफ buoyant force, buoyant force with temperature, with temperature। buoyant force पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है ना? तो इसमें लिखेंगे हम when a body is completely, when a body is completely inside the liquid, inside the liquid, यदि कोई बॉडी लिक्विड के पूरी तरह से अंदर की ओर है, अंदर की ओर का मतलब है सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी। तो यदि ये लिक्विड है, मान लेते हैं ये हमारे पास लिक्विड है, दिस द लिक्विड, और यहां पे कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है। क्लियर है क्या बात? तो सॉलिड को हमने किसी एक स्ट्रिंग से बांध रखा है, मान लिया, ठीक है, स्ट्रिंग से बांध रखा है। तो इसमें जो बॉडी का वेट होगा वो mg होगा, और वो टेंशन T होगा, और B4 बायंस होगा, ऐसे बायंस फोर्स लगेगा। और इसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है सॉलिड, डेंसिटी है इसकी सॉलिड, ऐसे करके सॉलिड की डेंसिटी कितनी है? रो एस। तो हमें यह बताना है कि इस पे बायंस फोर्स कितना लगेगा, बायंस फोर्स पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, तो देखो बायंस फोर्स होता क्या है बता सकते हो? हमें बायंट फोर्स बताना है। अगर जो मान लिया इसका टेम्परेचर इनिशियली θ1 है, टेम्परेचर कितना इसका इनिशियली θ1, और ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो होगा ही, क्योंकि अगर जो मान लिया सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, ये सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड, और सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से, तो जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में इस प्रकार से डालोगे और सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, तो सॉलिड क्या होगा? सॉलिड सिंक कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। लेकिन बायंस फोर्स की बात करें हम, व्हाट इज बायंस फोर्स? बायंट फोर्स BUOYANT, बायंट, बायंट फोर्स जो होता है उसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और B जो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होता है? m डैश इंटू जी। और व्हाट इज m डैश? व्हाट इज m डैश? m डैश इज मास ऑफ, m डैश इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कि इस सॉलिड ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है। और मास किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जो मास होगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी आएगी? लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड का मास डिस्प्लेस है ना ये, और वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मान लिया इसका वॉल्यूम, हाँ भाई इसका वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम इसका मान लेते हैं V0 है। सो व्हाट इज V0? वॉल्यूम into density of the liquid into G. What is volume? V. What is V0? ये आएगा ना, ये आएगा V0 into rho liquid into G, ऐसे लिख लो आप। What is rho liquid? The density of liquid, density of liquid. What is V0? Is the volume of solid, है ना, volume of सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम और जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा, लिक्विड वॉल्यूम यहां पर सेम ही होगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो बराबर ही होगा, क्योंकि सारा का सारा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर
है। तो जो सॉलिड का वॉल्यूम है वही लिक्विड डिस्प्लेस का भी वॉल्यूम होगा। तो जो बायन्स फोर्स होता है वो V नॉट इंटू रो लिक्विड इंटू जी के बराबर होगा। ये इनिशियल टेम्परेचर इसका θ1 है और θ1 से कितना हो गया इसका टेम्परेचर θ2। θ1 से इसका टेम्परेचर θ1 से टेम्परेचर θ2 हो गया। इफ टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज इंक्रीज्ड, यदि आप डेल्टा थीटा इंक्रीज कर जाते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो डेंसिटी कम हो जाएगी और जो सॉलिड की डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा। ये मैंने आपको पहले बताया था कि डेंसिटी कम हो जाती है, इस रेशो में डेंसिटी कम हो जाएगी। साथ में एक तो ये हो गया, और जो वॉल्यूम है किसका, सॉलिड का, तो ये वॉल्यूम भी जो होगा वो V नॉट 1 प्लस गामा इंटू सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में यदि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाती है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बढ़। तो जो बायन्स फोर्स है, बायन्स फोर्स, इसलिए न्यू BOYANT बायन्ट फोर्स, जो उसे मैं B डैश लिख लेता हूं, तो जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा तो वो कितना हो जाएगा V डैश, और डेंसिटी कितनी हुई लिक्विड की ρ L डैश, और G तो एज इट इज रहेगा। तो जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो ये हो जाएगा V नॉट 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा। लेकिन ये लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाएगी और रो लिक्विड अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा इंटू जी। तो ये V नॉट रो लिक्विड इंटू जी 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। और पहले बायन्स फोर्स एट टेम्परेचर θ1 ये था, और ये बायन्स फोर्स कब हो गया, डेल्टा थीटा बढ़ा दिया, ये हो गया θ2 पर। तो इनिशियल बायन्स फोर्स कितना था B, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। तो न्यू बायन्स फोर्स एट टेम्परेचर θ2 ये। अब जो B डैश अपॉन B का रेशो है वो गामा सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा ये होगा। व्हाट इज गामा सॉलिड? is the volume coefficient of expansion of solid, and this is gamma liquid, the volume coefficient of the liquid। तो अब मेरे को ये बताओ आप कि जो व्हाट इज गामा एस, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड है ना, और व्हाट इज गामा लिक्विड ऑफ सॉलिड, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब यह है कि B डैश अपॉन B का रेशो डिपेंड करेगा गामा सॉलिड और गामा लिक्विड पर। तो देख लो, इफ गामा सॉलिड, यदि गामा सॉलिड छोटा है गामा लिक्विड से, यदि गामा सॉलिड छोटा है गामा लिक्विड से, तो देन 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा थीटा और 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यानी गामा सॉलिड अमाउंट गामा लिक्विड इज लेस देन 1। तो ये भी लेस देन 1 ही होगा क्योंकि गामा सॉलिड छोटा है और लिक्विड बड़ा है। तो इसलिए B डैश अपॉन B का रेशो 1 से छोटा होगा, इंप्लाइज दैट बायन्ट फोर्स क्या होगा, दैट इज बायन्ट फोर्स विल डिक्रीज, ये बायन्ट फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
कब? ये बायन फोर्स लग रहा था ना इस पे जैसे, तो बायन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। कब हो जाएगा बायन फोर्स डिक्रीज? यदि गामा सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड की कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कम है और लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा है, तो उस केस में बायन्स फोर्स कम। तो इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं कुछ साफ नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे ये साफ कर दिया मैंने और एक एग्जांपल लिखता हूं। ये जो रस्सी से, यदि देखो ध्यान से, यदि एक वेसल है ऐसे करके, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड क्या हुआ है? भरा हुआ। तो इसकी डेंसिटी सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? ρl, और इसके अंदर एक सॉलिड भी है, तो इसकी डेंसिटी क्या? सॉलिड। तो यदि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसके अंदर सिंक कर जाएगा, लेकिन ये सिंक ना करे इसलिए इसे किससे बांध देते हैं? एक रस्सी से बांध देते हैं। तो जब आप रस्सी से बांधोगे तो इसमें टेंशन T है ना? तो क्या आप मेरे को टेंशन T बता सकते हो इसमें कितना होगा? टेंशन T बताओ, इसमें टेंशन T कितना होगा इस समय? ऐसे हाउ वुड यू फाइंड द टेंशन T? देखो टेंशन T फाइंड करने के लिए यहां पे क्या लगाएंगे हम? नीचे mg लगेगा और यहां पे बायन फोर्स लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम नीचे का फोर्स mg और ऊपर का फोर्स टेंशन प्लस बायन फोर्स। तो जो टेंशन होगा वो mg माइनस बायन्स फोर्स, और बायन्स फोर्स को मैं m डैश इंटू जी लिखता हूं। ये है व्हाट इज टेंशन। एक्चुअली ये टेंशन जो होता है, ध्यान से देखो, ये अपेरेंट वेट होता है। अपेरेंट वेट, व्हाट इज T? इज द अपेरेंट वेट। व्हाट इज mg? इज द ट्रू वेट। अपेरेंट वेट समझते हो ना? क्योंकि देखो, जब आप एक बॉडी को किसी वेइंग मशीन से ऐसे लटकाओगे, यूं करके, ऐसे करके लटकाओगे, तो इसमें जो रीडिंग होती है वो टेंशन और mg, यहां पे टेंशन और mg, और जो रीडिंग होगी वो टेंशन के बराबर होती है, और इस केस में टेंशन क्या होगा? mg के बराबर होगा। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, यदि आप इस सेटअप को ऐसे करके, इस सेटअप को, ये तो हुक है और ये जो मास m है, इसे किसी लिक्विड के अंदर रख देते हो, समझ में आई बात? ऐसे रख देते हो, तो इनिशियल तो टी नॉट मान लेता हूं, रीडिंग इसकी टी नॉट mg के बराबर है, लेकिन यहां पे जो टेंशन आएगा वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो टेंशन होगा वो mg तो इधर लगेगा और बायन्स फोर्स ऊपर लगता है। आ रही है बात समझ में? नहीं तो जो ये अब जो रीडिंग होगी, इसकी रीडिंग जो होगी वो T के बराबर होगी, और T किसके बराबर होगी? mg माइनस बायन फोर्स के, mg माइनस बायन फोर्स के। तो ये है अपेरेंट वेट। तो इस तरीके से अपेरेंट वेट निकालते हैं। पहले ये कॉपी करो, ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन अब हम टेम्परेचर, तो जो अपेरेंट वेट होता है वो ट्रू वेट माइनस बायन्स फोर्स होता है। अब ध्यान से देखो, अब हम ये मान लिया टेम्परेचर θ1 पे था, गामा एस क्या है? वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड का, और गामा लिक्विड क्या है? ये बताएं ना, गामा सॉलिड और गामा लिक्विड, ये लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ये सॉलिड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। डेंसिटी अलग है भाई, डेंसिटी अलग होती है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अलग है, उससे वॉल्यूम का इंक्रीज होना तय होता है। आई बात समझ में? तो अब ये बताओ, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इफ गामा सॉलिड यानी कि वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड
is greater than volume coefficient of liquid, then what is the effect on apparent weight of block? यदि then what is the effect on apparent weight of the block if temperature is increase? यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यानी कि ये टेंशन, यही तो अपेरेंट वेट है बेटा। ये जो टेंशन है ना स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है यही अपेरेंट वेट होता है जो रीडिंग बताती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा है लिक्विड से, आई बात समझ में? तो अपेरेंट वेट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये आपको बताना है। बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि बायन्स फोर्स का देख लो हिसाब। तो ये देखो आप, यदि गामा सॉलिड है ना, सॉल्यूशन भी लिख देता हूं मैंने पहले भी कराया था। यदि गामा सॉलिड बड़ा है गामा लिक्विड से, तो सॉलिड और लिक्विड का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये भी क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब V डैश अपॉन V भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो B डैश जो होगा यानी कि बायन्ड फोर्स बढ़ जाएगा, दैट इज बायन्ड फोर्स BOUYANT, बायन्ड फोर्स विल इंक्रीज। बायन्ड फोर्स क्या होगा? बायन्ड फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। तो जब बायन्ड फोर्स इंक्रीज कर जाएगा तो टेंशन क्या होगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए जो नया टेंशन होगा वो mg माइनस बी डैश होगा। तो बी डैश क्या है? बी डैश बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, देन टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो अपेरेंट वेन, दैट इज अपेरेंट वेट विल डिक्रीज। अपेरेंट वेट क्या होगा? डिक्रीज कर रहे हैं। वो बायन्ड फोर्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लो एक बार इसे आप ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन भी हो सकती है इसमें, है ना। ये तो क्वेश्चन था तब जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा थी। जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होगी तो सॉलिड क्या होगा? वो तो डूबेगा, वो तो डूब जाएगा नीचे की ओर। तो डूबने से बचने के लिए उसे एक रस्सी से बांधना पड़ेगा। ये टेंशन ही उसका अपेरेंट वेट होता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, क्या? इफ सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो। यदि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, बोर्ड पे देखो इधर, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो क्या होगा? यदि आप, जैसे आप मतलब थर्माकोल है, थर्माकोल और पानी में, यदि आप थर्माकोल को पानी के अंदर जाकर के छोड़ोगे, थर्माकोल की डेंसिटी कम होती है, तो जैसे ही छोड़ोगे तो वो क्या आएगा? वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखोगे तो mg और बायन्ड फोर्स, तो जो बायन्ड फोर्स होता है वो mg से ज्यादा होता है इस केस में। तो ये क्या होगा? इफ रिलीज्ड, इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड, यदि ब्लॉक को छोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो जो थर्माकोल का ब्लॉक है
वो पानी की सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस पे आकर के उसका कुछ पोर्शन तो पानी के अंदर तैरने लगेगा और कुछ पोर्शन पानी के बाहर आएगा। तो V1 जो और V2 जो है वो V1 तो इनसाइड होगा, V1 क्या होगा इनसाइड और V2 क्या होगा आउटसाइड। समझ में आ रही है बात? तो डेंसिटी हो गई लिक्विड की और डेंसिटी हो गई सॉलिड की, इस तरीके से हो गया। तो जब ये रिलीज करेंगे तो इसमें कुछ पोर्शन तो अंदर रहेगा और कुछ पोर्शन क्या रहेगा बाहर रहेगा। और किस प्रकार से रहेगा पता है आपको कि इसका जो mg है और इस पे जो बायन्स फोर्स लगने वाला है दोनों बराबर रहेंगे, B is equal to mg, therefore the block will float on the surface of the liquid such that some portion is inside the liquid and some portion is outside the liquid। थोड़ा पोर्शन V1 पोर्शन क्या होगा इसका इनसाइड द लिक्विड होगा और V2 पोर्शन क्या होगा इसके आउटसाइड द लिक्विड होगा। इस तरीके से ये लिक्विड की सरफेस पर फ्लोट करता रहेगा। क्लियर है क्या बात? नहीं ठीक है। अच्छा देखो इस केस में सच दैट जो नीचे का mg होगा वो बायन फोर्स के बराबर होगा। समझ में आई बात? ये हो गया बायन फोर्स। लेकिन अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, इफ देखो व्हाट इज गामा लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, और व्हाट इज गामा सॉलिड, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट और लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ये है, इस तरीके से है। ठीक है, डेंसिटी अलग थी और वॉल्यूम कोफिशिएंट अलग है। समझ में आ रही है बात? तो इफ डेल्टा थीटा टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज इंक्रीज, यदि आप डेल्टा थीटा बढ़ाओगे तो क्या होगा मेरे को बताओ अब इसका। यदि डेल्टा, जैसे मान लिया, सुनो मेरी बात, आप प्रैक्टिकल चीज देखो, यदि आपने थर्माकोल रख रखा है पानी के अंदर और थर्माकोल पानी में रखा है और आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा दो, मान लिया यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थर्माकोल क्या पानी पे तैरता रहेगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, क्या होगा? देखो यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो है ना, तो क्या क्या चेंज होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होगी वो कम हो जाएगी, गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा। आ रही है क्या बात समझ में? डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज हो जाएगी, हाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज हो जाएगी, साथ में डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी चेंज हो जाएगी, डेल्टा थीटा दोनों ही चेंज होंगे। व्हाट इज गामा एल एंड गामा एस, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यदि आप डेल्टा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, व्हाट इज बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स क्या होता है, इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं यहां पे। व्हाट इज बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ड्यू, द बाइंड फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो इस पोर्शन ने, इस बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है, लिक्विड डिस्प्लेस कितना किया हुआ है भाई, बता सकते हो? m डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम कितना है वो V1। तो ये तो हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस V1 इंटू रो एल, और वेट कैसे लिखेंगे? मास m डैश
इंटू जी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी। तो आप यहां लिख लेना व्हाट इज एम डैश, V1 इंटू रो लिक्विड, व्हाट इज कैपिटल एम, व्हाट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम ध्यान से देखो, कैपिटल एम जो होगा वो V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना मान लू मैं, V नॉट, तो ये हो जाएगा V नॉट इंटू V सॉलिड मान लेता हूं ऐसे, चलो V नॉट ही मान लेता हूं। तो जो टोटल मास होगा वो V नॉट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा, V नॉट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो G से तो G कट जाएगा, यहां पे देखो तो V1 रो लिक्विड लिख लेना बेटा आप साइड में, V नॉट इंटू रो सॉलिड। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाते हो तो अभी भी क्या रहेगा, ध्यान से देखो, अभी भी क्या रहेगा, बॉडी इसके ऊपर ही तैरती रहेगी जैसे थर्माकोल। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पहले भी वो तैरेगा और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी वो फ्लोट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन उसका जो इनसाइड वॉल्यूम था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इनसाइड वॉल्यूम कितना था पहले, V1, और अब कितना मान लेता हूं मैं, V1 डैश। क्लियर है क्या बात? तो यहां V1 अपॉन V नॉट इज इक्वल टू रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड। आप थोड़ा इसके बाद ये लिख लेना यहां तक, तो V1 अपॉन V नॉट इज इक्वल टू, मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से अभी। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इफ टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज इंक्रीज, तो जो V1 डैश है, V1 डैश ये भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? ये भी बढ़ जाएगा, और जो टोटल वॉल्यूम था सॉलिड का और वो भी बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कितना आएगा, क्योंकि डेंसिटी जो होगी किसकी, सॉलिड की, वो कम हो जाएगी, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, वो कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये इसे आप फ्रैक्शन F1 मान लेना, फ्रैक्शन F1, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। क्या लिखेंगे इसे, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड। टोटल वॉल्यूम कितना है V नॉट, और पानी के अंदर कितना था V1, तो ये था। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फ्रैक्शन इसके अंदर कितना हो गया, V1 डैश, और टोटल कितना हो गया, V2 डैश। तो किसके इक्वल होगा, रो एस डैश अपॉन रो एल डैश के, जैसे ही रो एस अपॉन रो एल था। तो रो एस कितनी होगी, रो एस अपॉन 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा, और ये हो जाएगी लिक्विड अपॉन ऊपर 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा। तो ये देखो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू V1 डैश अपॉन V नॉट डैश इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो लिक्विड, रो एस अपॉन रो लिक्विड, 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा। तो रो एस अपॉन रो लिक्विड जो था वो पहले फ्रैक्शन F1 था, 1 प्लस गामा डेल्टा एल अपॉन गामा एस डेल्टा थीटा, और ये हो जाएगा F2 अपॉन F1 इक्वल टू गामा लिक्विड प्लस डेल्टा थीटा अपॉन गामा सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा। ये आ जाएगा फ्रैक्शन। ये क्या है, रेशो, रेशो ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेशो ऑफ फ्रैक्शन, रेशो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड ऑन F1 का रेशो 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू गामा सॉलिड। क्लियर है क्या बात? किताबों में ये जो फ्रैक्शन ये पूछा हुआ है, ये आपको बुक में इस तरीके से भी देगा, 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा अपॉन 3 इंटू अल्फा सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा, इस तरीके से भी दे सकता है। तो फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कब, यहां पे देख लो, साइड में लिख लेना, इफ गामा लिक्विड इज ग्रेटर देन 3 इंटू अल्फा एस, 3 इंटू अल्फा एस, ऐसे करके।
ठीक है भाई। यदि लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यदि लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है सॉलिड के एक्सपेंशन से, 3 टाइम्स से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, देन F2 अपॉन F1 इज ग्रेटर देन 1, यानी F1, यानी व्हाट इज F2, जो फ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड है, फ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड बढ़ जाएगा, और आउटसाइड द, इनसाइड द लिक्विड जब टेम्परेचर, ये तो F1 कब था, फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द लिक्विड व्हेन टेम्परेचर इज θ1, और ये कब है भाई, ये है θ2 पे। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन सॉलिड के कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से बड़ा है, तो फ्रैक्शन इनसाइड द वॉल्यूम, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड विल इंक्रीज। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि देखो, इसका मतलब ये है कि यदि गामा लिक्विड बड़ा है गामा सॉलिड से, या किताब में ये 3α भी दे रखा है ऐसे, तो क्या होगा, तो पहले तो वॉल्यूम V1 ऐसे था, और यदि आप टेम्परेचर θ1 से θ2 करोगे तो ये क्या होगा, ये नीचे पहुंच जाएगा, ये V1 डैश ज्यादा हो जाएगा, समझे, और ये V2 डैश हो जाएगा। तो V1 डैश जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, और इसलिए देयरफॉर बॉडी विल गो डाउन। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉडी नीचे जाएगी। ये है केस, लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यदि ज्यादा होगा तो लिक्विड ज्यादा फैलेगा और सॉलिड कम फैलेगा। तो लिक्विड ज्यादा फैलेगा तो लिक्विड ऊपर पहुंच जाएगा, और ब्लॉक क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन बाएं, अब इसमें mg तो ऐसे लग रहा नीचे, देखो इधर बोर्ड पे ध्यान से, पहले mg नीचे लग रहा था और बायंस b लग रहा था, और अब की बार mg नीचे लग रहा है और बायंस b डैश लग रहा है, तो दोनों इक्विलिब्रियम में है ये। तो पहले भी बायंस mg के इक्वल था और अब भी बायंस mg के इक्वल होगा, लेकिन बायंट फोर्स, BOUYANT, बायंट फोर्स इन ईच केस आर सेम। ईच केस में बायंस फोर्स सेम रहेंगे, कब, जब सॉलिड लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करेगी। और सॉलिड लिक्विड की सरफेस पे कब फ्लोट करेगी, जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। तो दोनों केस में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बायंट फोर्स सेम रहता है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। पिछले वाले क्वेश्चन में बायंस फोर्स का रेशो गामा सॉलिड अपॉन गामा लिक्विड के जैसा आ रहा था, तो उसमें तो बायंस फोर्स चेंज हो जाता है पिछले वाले कॉन्सेप्ट में। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बॉडी तो फ्लोट करती रहेगी, तो इसलिए बॉडी का वेट बायंट फोर्स के बराबर होगा दोनों केस में। तो ध्यान रखना, तो इस केस में बायंस फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यदि लिक्विड की वॉल्यूम कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ज्यादा है तो लिक्विड फैलेगा ज्यादा। आप ऐसे देखो, ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दिखाया है। अब फीलिंग से भी इस चीज को याद रख सकते हो कि यदि गामा लिक्विड ज्यादा है और गामा सॉलिड कम है और वो उसके ऊपर तैर रहा है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड ज्यादा फैलेगा, सॉलिड भी फैलेगा लेकिन वो कम फैलेगा। तो वो आपको ऐसा दिखेगा कि ब्लॉक जो है वो कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्लॉक विल स्टार्ट सिंकिंग इन द लिक्विड। आ रही है बात समझ में? नहीं? ठीक है भाई। अच्छा ये देखो दूसरा, ऐसे लगाना, इफ गामा लिक्विड इज लेस देन 3 into गामा सॉलिड,
3 इंटू अल्फा सॉलिड, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा लिक्विड इज इक्वल टू गामा सॉलिड। यदि ये कम है, लेस देन 1 है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो लेस देन 1 होगा, यानी कि F2 इज लेस देन F1 होगा। फ्रैक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, इसका मतलब कि सॉलिड, लिक्विड तो कम फैल रहा है, सॉलिड ज्यादा फैल रहा है। तो ज्यादा फैल रहा है तो बायन्स फोर्स तो अब दोनों केस में अभी भी सेम रहेंगे, B डैश mg के बराबर होगा, लेकिन ये क्या होगा, V1 डैश जो होगा, V1 डैश यानी ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम कम होगा। आगे बात समझ में? एक मिनट, मैंने पहला केस यही बताया था कि आपको, नहीं पहला केस तो ये बताया था आपको, है ना। तो V1 डैश क्या होगा, V1 डैश कम हो जाएगा V1 से। ये तो V1 था यहां पे और ये था V1 डैश, तो V1 डैश कम हो जाएगा और V1 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब चित्र कैसे बनेगा, देखो पहले तो ऐसे था, ये V1 था और V1 डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये रहा V1 डैश कम हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी ऊपर जाएगी, देयरफॉर ब्लॉक विल मूव अप, ब्लॉक विल मूव अप। आपको तो ऐसा लगेगा कि ब्लॉक पानी से बाहर निकल रहा है। क्यों निकलेगा पानी से बाहर, क्योंकि उसका एक्सपेंशन ज्यादा है। आप ऐसे में क्या होगा बताओ, तीसरे केस में यदि दोनों लिक्विड और इफ लिक्विड, गामा लिक्विड इज इक्वल टू गामा सॉलिड या 3 अल्फा एस के बराबर है, तो F2 अपॉन F1 किसके बराबर आएगा, 1 के। यानी कि जो बात का फ्रैक्शन है और जो इनिशियल फ्रैक्शन है दोनों क्या रहेंगे, सेम। जैसे ये V1 यहां पे था तो अब V1 भी अब भी यहीं पे होगा, तो दोनों का दोनों सेम होगा। दैट इज ब्लॉक विल रिमेन इन सेम पोजीशन में रहेगा, ना तो वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा। समझ में आनी चाहिए। तो मैंने इसमें बायन्ड फोर्स के 2 केस कराए हैं, जब वो पूरा अंदर में डूबे और जब वो हल्का हो और उसके सरफेस पे तैरे। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इस पे तैरने वाले ऑब्जेक्ट है या तो वो ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा या सेम पोजीशन पर बना रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। मैथमेटिकली भी और फीलिंग भी मैंने आपको बता दिया। जैसे बोर्ड पे देखना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो मैथमेटिकली मैं कुछ नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बॉडी है ना, यदि कोई बॉडी इस पे फ्लोट हो रही है, फ्लोट होने का मतलब है सॉलिड हल्का होगा और लिक्विड भारी होगा, लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी में ये रिलेशन होगा। बट इफ गामा लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा सॉलिड, या वो ऐसे भी दे सकता है गामा लिक्विड इज ग्रेटर देन 3 अल्फा एस एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन, ब्लॉक विल मूव अप। बी ऑप्शन, ब्लॉक विल मूव डाउन। बता सकते हो क्या होगा? यदि लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है और सॉलिड का कम है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ब्लॉक आपको नीचे आएगा। कैसे करेंगे, मैं इसे वैसे ही बता रहा हूं। जब लिक्विड का वॉल्यूम कोफिशिएंट ज्यादा है तो लिक्विड ज्यादा फैलेगा, और जब ज्यादा फैल जाएगा तो फैलेगा तो ब्लॉक भी सही, लेकिन लिक्विड ज्यादा फैलेगा तो ये पोर्शन जो V1 था ये बढ़ जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा, ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? देखो लिक्विड तो पहले यहां पे था, यहां तक था, समझे, लिक्विड, और ये इतना था वॉल्यूम V1।
लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड तो होगा, बढ़ जाएगा, लिक्विड बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ये भी, लेकिन ये पोर्शन जो है इसका ये नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, इट विल मूव डाउन। तो मैथमेटिक्स से मैंने आपको प्रूफ ही करा दिया सारा कि भाई कितना बढ़ जाएगा और कितना नहीं बढ़ेगा। ये है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पास कांच की एक ट्यूब है, कांच की एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब है हमारे पास, क्लियर है के बात। और ग्लास ट्यूब में हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, ग्लास ट्यूब में क्या भरा हुआ है हमारे पास, लिक्विड भरा हुआ है ऐसे। तो इसकी जो गामा एस, ये सॉलिड है, कॉफिशिएंट गामा एस है, इसका कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा सॉलिड, और लिक्विड का क्या है, गामा लिक्विड, ऐसे करके है। आ रही है बात समझ में नहीं, ठीक है। और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो H0 हाइट तक भरा हुआ है, H0 हाइट तक भरा हुआ है। तो इफ, ऐसे सवाल ऐसे हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा, देन फाइंड द न्यू हाइट, find the new height of the liquid in the glass column। ग्लास कॉलम में लिक्विड की नई हाइट कितनी होगी, और इसका एरिया कितना मान लेते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं ए। तो बोर्ड पे देखो, जो इनिशियल वॉल्यूम है, मैं लिख देता हूं एक बार, आपसे होगा नहीं फिर ये, है ना। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल जो वॉल्यूम है V नॉट, वो लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया कितना इसका A, और हाइट कितनी है लिक्विड की H नॉट। तो ये इनिशियल वॉल्यूम। इफ डेल्टा थीटा, इफ टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज इंक्रीज्ड, डेल्टा थीटा बढ़ा देते हैं, तो डेल्टा थीटा बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम था V नॉट, 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, आई बात समझ में, ये बढ़ जाएगा। तो देखो, तो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका एरिया भी तो बढ़ जाएगा, किसका एरिया बढ़ेगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो यहां पे यहीं बना लो चित्र, तो इसका जो है एरिया भी बढ़ जाएगा आपकी बात, एरिया, तो एरियल एक्सपेंशन भी होगा ना, ग्लास है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहां पे आग लगाओगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लास का एरिया भी तो बढ़ जाएगा, तो ए डैश हो जाएगा एरिया। और मान लिया इसमें हाइट जो हो गई लिक्विड की हाइट, वो कितनी हो गई अब, एच डैश। तो जो नया वॉल्यूम होगा, नया वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो क्या एच डैश इंटू ए डैश के बराबर नहीं होगा। और पुराना वॉल्यूम कितना होगा, पुराना वॉल्यूम ए इंटू एच नॉट के बराबर होगा, 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा, ये तो है ही सही। और यदि हम एरियल एक्सपेंशन की बात करें तो एरिया किसका है, सॉलिड का, सॉलिड का एक्सपेंशन है ना ये सॉलिड, तो एच डैश, तो एरिया का जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होगा, ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा एस, दिस इज एच डैश ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा एस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ए एच नॉट गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, ऐसे होगा। क्लियर है बात। तो इनिशियल एरिया कितना था ए, तो ए से ए कट जाएगा, तो जो एच डैश आएगा वो एच नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा एस डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो जो न्यू हाइट होगी, न्यू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम inside the glass inside the glass vessel, inside the glass vessel बतानी है आपको।
बोर्ड पे देखो, इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके भी हम लिखेंगे, और मॉडिफाइड करके हमें लिखना ही पड़ेगा। कैसे? तो ये जैसे एच नॉट है, इसे गामा लिक्विड डेल्टा थीटा लिखेंगे। जब ये ऊपर जाएगा 2 अल्फा एस डेल्टा थीटा और -1 हो जाएगा। और ये 1 प्लस एक्स है, और 1 यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये हम एक्सपेंशन लगाएंगे, ध्यान रखना। तो जो न्यू हाइट होगी एच डैश, वो एच नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा और 1 प्लस एन एक्स 2 अल्फा एस डेल्टा थीटा, ऐसे आ जाएगी। क्लियर है बात? अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 माइनस 2 अल्फा एस डेल्टा थीटा गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा माइनस 2 अल्फा एस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा का स्क्वायर। तो ये टर्म जो है नेग्लेक्ट कर देंगे हम, ये टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ में आ गई ना बात? और जब ये टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसमें जो एच डैश होगा वो एच नॉट, और 1 यहां पे देखो गामा लिक्विड माइनस 2 अल्फा एस, गामा लिक्विड माइनस 2 अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे हो जाए। एक कॉन्सेप्ट और है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है ये और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करना कि इसमें 2 मेटल होती है, एक तो ब्रास होगी और एक स्टील होगी। एक होगी स्टील, दोनों की इनिशियल लेंथ क्या होती है? L0 होती है, और इसका कॉफिशिएंट लीनियर कॉफिशिएंट अल्फा एस है, लीनियर कॉफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा एस, और इसका लीनियर कॉफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा बी है, साथ में, है ना। जो ब्रास का कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो ज्यादा होता है स्टील से, यानी यदि आप सेम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्रास ज्यादा फैलती है और स्टील कम फैलती है। यही मतलब है इसका। यदि ब्रास का कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा है और स्टील का कम है, तो इसका मतलब यह होता है कि ब्रास ज्यादा फैलेगी, स्टील कम फैलेगी। तो देयरफॉर इफ टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज increased since coefficient of linear expansion of brass is greater than steel, therefore जो लेंथ होगी ब्रास की वो ज्यादा होगी, और सॉलिड की लेंथ क्या होगी? स्टील की लेंथ क्या होगी? वो कम हो जाएगी। तो ऐसा कैसे होगा? एक्चुअली जब ये गर्म करते हैं तो ब्रास तो बढ़ जाएगा, और ब्रास बढ़ के उसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है और स्टील थोड़ी छोटी रहती है, तो वो ऐसे हो जाता है। आई बात समझ में? नहीं, ऐसे करके ये थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, ये स्टील हो जाता है। और ये कैसे घूम जाती है? ये आर्क में घूम जाती है। बात समझ में आई नहीं? ये क्या बना लेती है? आर्क बना लेती है, और ये होगा ब्रास और ये होगा स्टील। समझ में आ रही है बात? ऐसे ये है थीटा। समझ में आई बात? तो ये सर्कुलर आर्क बन जाती है। तो इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है उसे मैं आर मान लेता हूं। तो मेरे को ये रेडियस निकालनी है। पहले तो फ्लैट था, अब ये घूम के ऐसे हो गया, तो आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। यदि ये विथ d हो और ये विथ d हो, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ आर्क। रेडियस आपको बोर्ड पे देखो, जैसे कि आपने इनिशियल लेंथ इसकी L0 थी, तो जब ये बढ़ाओगे तो जो ब्रास की लेंथ होगी वो कुछ और होगी, और जो स्टील की लेंथ होगी वो कुछ और होगी। तो इनिशियल तो दोनों की L0 थी, तो ब्रास की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? L0 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा थीटा, और स्टील की लेंथ कितनी होगी? L0 1 प्लस अल्फा एस
डेल्टा थीटा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब बोर्ड पे देखो, ये दोनों एंगल है थीटा थीटा, ये दोनों एंगल हैं थीटा थीटा। अब देखो जो लेंथ होगी हम वो ये कंसीडर करेंगे, ये लेंथ है जो इसकी मीडियन लेंथ है ये रही। तो एक मिनट में थोड़ा चित्र बड़ा बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा ठीक से, ऐसे करके ये और ऐसे। तो ये लेंथ है ब्रास, ये लेंथ है स्टील की, लेंथ है। और ये जो डिस्टेंस होगी ये देखो, इसे तो हम मान लेंगे रेडियस, और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी r माइनस डी बाई टू। ये r माइनस, ऐसे छोड़ो, इसे छोड़ो छोड़ो, इसे लिखते ही नहीं है। ये एंगल थीटा है, तो जो एंगल होगा वो कितना होगा, आर्क यानी कि स्टील की लंबाई डिवाइडेड बाय रेडियस। तो रेडियस देखो, ये तो स्टील है, ये तो ब्रास था, ये रहा ब्रास, और ये है स्टील। तो रेडियस तो हमने इसे मान ली, इस वाली सर्कुलर आर्क को, और ये होगी आपकी d बाई टू। क्यों? क्योंकि टोटल d थी ना, तो जो यहां तक की डिस्टेंस होगी ये होगी r माइनस डी बाई टू। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये जो डिस्टेंस कितनी होगी r माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से यदि आप लेंथ ऑफ ब्रास लोगे, तो लेंथ ऑफ ब्रास में ये कितना ऐड हो जाएगा d बाई टू, तो लेंथ ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय r प्लस डी बाई टू, ये हो जाएगा r प्लस डी बाई टू। बात समझ में आ रही है नहीं? और जो लेंथ ऑफ स्टील है 1 प्लस एल्फा एस डेल्टा थीटा अपॉन r माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू, ब्रास की लेंथ कितनी होगी 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा थीटा अपॉन r, काट देंगे। क्लियर है बात? अब इसमें 1 ऐसे लिखेंगे, यहां पे मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूं, 1 प्लस एल्फा एस डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा थीटा, और ये इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, डी बाई टू अपॉन आर प्लस डी बाई टू। क्लियर है क्या बात? ठीक है भाई। और अल्फा बी ज्यादा है ना, तो कैसे करूं इसे, अल्फा बी ज्यादा है तो इसे थोड़ा ऊपर नीचे लिख लेते हैं, आर प्लस डी बाई टू अपॉन आर माइनस डी बाई टू, 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा एस डेल्टा थीटा। क्लियर है बात? दोनों में से एक एक घटा देंगे, डी बाई टू माइनस आर प्लस डी बाई टू अपॉन आर माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा थीटा माइनस 1 माइनस एल्फा एस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। ये कट जाएगा, ऊपर डी अपॉन आर माइनस डी बाई टू बचेगा, और ये इससे कट जाएगा, ये अल्फा बी माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा 1 प्लस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा बचेगा। इसकी गुणा इधर कर देंगे और इसकी गुणा इधर कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, अल्फा बी माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर माइनस डी बाई टू। तो ये r इज इक्वल टू डी बाई टू प्लस डी 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा थीटा अपॉन अल्फा एस। तो ऐसे है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, ये जो d होता है d, ये d है, d बाई टू इज वेरी वेरी लेस देन r, क्योंकि d तो विथ होती है बहुत छोटी सी, और रेडियस तो इसकी बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। साथ में अल्फा एस डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1, अल्फा एस डेल्टा थीटा भी 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। समझ में आई बात ना? तो जो रेडियस होगी वो d 1 प्लस 0 अपॉन अल्फा बी माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, रेडियस ऑफ आर, वो d अपॉन अल्फा बी माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा होती है। दूसरी बात,
इसे याद रखना है सवाल सॉल्व करने के लिए। आपकी किताब में भी, दोनों में, एलन में भी और रेजोनेंस में भी, ये फॉर्मूला ड्राइव भी कर रखा होगा, साथ में इसे याद करके सवाल सॉल्व करने। आई बात समझ में? नहीं तो बाइमेटेलिक स्ट्रिप है, इस तरीके से इसे याद रख लेना। मैं इसके अभी कुछ आपको एप्लीकेशन भी बताता हूं, इस चैप्टर के कितने अच्छे एग्जांपल, ठीक है? तो कुछ एप्लीकेशन लिख लो। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, है ना? पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट, स्मॉल गैप is left between two iron rails। आपने देखा होगा जो रेल की पटरी होती है, तो रेल की पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं और इस गैप को इस तरीके से एक स्ट्रिप से बांध के रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर राइज होगा तो इनका एक्सपेंशन हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे करके एक्सपेंशन हो जाता है। तो गर्मियों में बिल्कुल ये चिपक जाती हैं। गर्मियों में क्या करेंगी? ये बिल्कुल चिपक जाएंगी। लेकिन अगर जो आप इसमें कोई गैप ही नहीं छोड़ोगे, है ना, गैप नहीं छोड़ोगे ऐसे करके, तो इफ टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर यदि राइज होगा तो लेंथ तो बढ़नी है, क्योंकि सूरज की वजह से गर्मी बढ़ती है और लेंथ बढ़ेगी। तो ये पटरी जो होती है ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी फिर ऐसे करके। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड नो गैप इज लेफ्ट, तो दिक्कत हो जाएगी काफी। पता था क्या आपको? ये पहले से पता था क्या? हाँ, इस तरीके से देखोगे और इस तरीके से भी देखोगे कि जो दो टावर होते हैं ना, टावर ऐसे करके जो टावर लगे होते हैं और जो वायर्स होते हैं उनमें, जैसे वायर्स हैं उनमें, अरे जैसे खेतों में जब जाते हो तो जो तार होते हैं वो सीधे नहीं होते हैं ऐसे, वो क्या होते हैं? वो थोड़े से झुके होते हैं, ऐसे होते हैं तार, ऐसे। समझ में आई ना बात? यूं एक पोल से दूसरे पोल के बीच में वायर थोड़ा झुका होता है। ऐसा क्यों होता है बताओ? बिल्कुल टाइट करके क्यों नहीं बांधते? बिल्कुल ऐसे टाइट करके क्यों नहीं बांधते? ये तो होता है, झुका हुआ तो होता है। कैसे? हाँ, अगर जो मान लिया आपने पूरा ऐसे बांध दिया, मान लिया तार को ऐसे बांध दिया, और जाड़ों में यानी कोल्ड में तो ये इसकी लंबाई घटेगी, तो ये घटेगा तो स्ट्रेस पड़ेगा इस पे, थर्मल स्ट्रेस, और टूट जाएगा ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। इट विल ब्रेक, है ना? ये बात अलग है कि इसकी लंबाई बढ़ेगी। थर्मल स्ट्रेस शब्द मत लिखो। ड्यू टू कोल्ड, झाड़ों में, लेंथ विल डिक्रीज, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा सही है। लेंथ विल डिक्रीज, और ये टूट जाएगा। और जबकि यदि आपने इसे इस तरीके से बांधा होगा थोड़ा सा यूं करके, तो लेंथ इसकी कम होगी, तो ये ऐसे हो जाएगा यूं करके, थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये वाला करेक्ट मेथड है, ये मेथड बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए जब एक पोल से दूसरे पोल में वायर बांधा जाता है तो थोड़ा सा झोल यानी थोड़ा सा झुकाव उसके अंदर एक्स्ट्रा तार छोड़ देते हैं, ताकि जब ठंड आए, ठंड का मौसम हो, तो वो खींचने की वजह से टूटे ना, क्योंकि उसकी लंबाई क्या होगी? कम हो जाएगी टेम्परेचर डाउन होने से। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी कर लो और बोलो डन सर, कि हमारे पास एक डिस्क है,
मेटल डिस्क, ये क्या है, मेटल है ना भाई, मेटल का ही थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब इसके बीच में एक होल है, ये जगह है, तो मेटल यहां पर है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो ये जो होल है ना, ये होल सर्कुलर होल, सर्कुलर होल, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द एरिया ऑफ सर्कुलर होल, सर्कुलर होल विल, कौन सा ऑप्शन, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये है। मैं ये पूछ रहा हूं कि स्टील की प्लेट है आपके घर में और उसमें छोटा सा पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया, तो स्टील की प्लेट तो यही हुई ना। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ये जो होल का साइज है ये बढ़ेगा या कम होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, बोर्ड पे देखो ऐसे, इसे आप समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि मान लिया पूरी की पूरी स्टील की शीट है ये डिस्क, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यदि आप इस पोर्शन को कंसीडर करोगे तो ये पोर्शन भी, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ये पोर्शन भी बढ़ जाएगा, तो यहीं से तो आपने निकाला था ये तो ये यहां पे हो जाएगा बाकी, तो ये होल बढ़ जाता है, होल का साइज भी बढ़ेगा। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इधर की ओर ऐसे ऐसे दब जाएगा, नहीं, ये बढ़ता ही बढ़ता है। यदि मेटल के अंदर कोई कैविटी है, ये मेटल ब्लॉक है और यहां पे कोई कैविटी है छोटी सी, ये कोई कैविटी है, और यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कैविटी साइज क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, कैविटी साइज क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जैसे ये एक्सपेंड होगा तो यहां जगह खाली है, यहां पे ये मेटल आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ये ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे मान लिया ये रिंग है ना, जैसे ये रिंग है, रिंग, और इस रिंग में गैप भी है ऐसे करके, तो यदि ये रिंग है, रिंग ए ऐसे, और इस रिंग में थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है, तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा, गैप विल, हां भाई, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। बताओ, इंक्रीज ही होगा। बच्चों को ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी और बढ़ के ये छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अबे ये ऐसे होता है ना कि ये लंबाई है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ करके चिपक जाएगा, नहीं, बल्कि ये क्या होगा, हाँ, इंक्रीज ही होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लिया पूरी रिंग थी और ये छोटा सा पोर्शन था, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पूरी रिंग कितनी हो जाएगी, पूरी रिंग यहां से यहां हो जाएगी, तो ये जो गैप है ये यहां से यहां तक था, तो पहले गैप इतना था, अब गैप इतना हो जाएगा। आई बात समझ में, और इसकी डायमीटर भी बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में, देता हूं, जैसे आपने पोल्स, टेम्परेचर जो पोल्स पर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है पोल्स पे, पोल समझते हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अटलांटिक महासागर, तो वहां टेम्परेचर जो होता है माइनस में होता है, जैसे -20 डिग्री, -50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी जीवन है, लाइफ है वहां पर, समझ में आई ना, वहां पे आपको फिश
और एक्वेटिक एनिमल फिर भी मिल जाएंगे, एक्वेटिक एनिमल मिल जाते हैं। बताओ, अब ये बताओ जहां पर सारे में बर्फ है -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो -50 डिग्री का मतलब है कि लिक्विड जो होगा वो तो जम ही जाएगा, तो उसके अंदर फिर भी मछलियां पाई जाती हैं वहां पर, समझे ना। वहां भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं रहते हैं, अब से नहीं, सदियों से रहते आते, मतलब पता नहीं कब से रहते आते हैं। तो उसका भी रीजन हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसे हम लाएंगे अंडर एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, क्लियर है बात, कि एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में यदि आप डेंसिटी देखोगे, डेंसिटी देखोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी जो होती है इसकी वो इस प्रकार से होती है, यू ऐसे वेरी करती है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वाटर की वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है डेंसिटी। आ रही है बात समझ में? नहीं, डेंसिटी किस पे होगी सबसे ज्यादा मैक्सिमम? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सही है बात। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बाकी जैसे मान लिया 8 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, तो फिर कम हो जाती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जैसे मान लिया हमारे पास पानी होता है, पानी, और यहां बाहर का टेम्परेचर, ये पानी है और ये बाहर का टेम्परेचर मानिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो डेंसिटी ऐसे वेरी करती है, जब ये मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो पहले क्या होगा? पहले तो थर्मल एक्सचेंज होता है और इसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की वजह से। तो जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पूरे वाटर का हो जाता है, पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा हो जाता है ना, तो जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो नीचे वाले पोर्शन से हीट निकलती है। तो जब इसमें से हीट निकलती है तो ये इसका मान लिया 3 डिग्री सेंटीग्रेड या मान लिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया थोड़ी देर में। तो जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा तो इसकी डेंसिटी होगी कम, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड की डेंसिटी होती है ज्यादा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ऊपर ही बना रहता है। फिर 1 डिग्री से क्या होगा? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये भारी होता है, भारी, हैवी, हैवी। बात समझ में आती है? नहीं, ये क्या होता है? हैवी होता है। तो हैवी होने की वजह से ये आइस जम जाती है यहां पे, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, सॉरी ये हैवी नहीं, इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये हल्का होगा, है ना, हल्का। अरे हैवी तो भारी हो गया, हल्कों को क्या कहेंगे इंग्लिश में? लाइट, लाइट वेट हो जाएगा ये, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी कम है। सबसे भारी पानी जो होता है वो उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, इसलिए जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो ये ऊपर रहता है। फिर इसके बाद नीचे की बर्फ जमती है, 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 और यहां पे देखो, यहां तक बर्फ की लेयर आने में कई महीने लग जाते हैं। तो नीचे जो पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, इसमें मछलियां, एक्वेटिक एनिमल आराम से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं। तो जैसे ही सूरज निकलता है फिर से, तो फिर से ये क्या होता है? ये बर्फ पिघलती है और ये थोड़े दिन के लिए ऊपर आ जाते हैं। तो जो पोल्स होते हैं वहां पर भी जो -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर तो आइस जमी होगी लेकिन नीचे पानी होगा, पानी कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, क्योंकि यही सबसे भारी रहता है। बात समझ में आती है? तो इसलिए एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, देयर इज लाइफ बिलो आइस, बिलो आइस। -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी
लाइफ होती है, और एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। तो भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि इतने हाई, इतने लो टेम्परेचर भी वहां पर लाइफ है। बात समझ में आती है ना? जब आपने अपने फ्रिज में देखा होगा तो जब आइस जमती है तो वो ऊपर में तो आइस जमी रहती है, जब आप कच्ची आइस निकालोगे तो ऊपर तो आइस की लेयर होगी और नीचे क्या होगा देखना, पानी होगा, जब तक वो फुल नहीं जम जाएगी। आती है बात समझ में? नहीं तो बर्फ ऊपर से जमनी चालू होती है। इसका रीजन ये है, ध्यान से सुनो, इसका रीजन ये है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, गामा वॉल्यूम, व्हाट इज गामा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है इज नेगेटिव होता है। कहां से कहां तक? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका मतलब यह है कि यदि आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, सुन लो एक बार, इसे लिखो मत, मेरी बात सुनो। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये पानी है या सॉलिड है या लिक्विड है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन गामा 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नेगेटिव होता है। जब आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम हो जाता है और डेंसिटी क्या है? बढ़ जाती है। इज नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। तो यदि आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाओगे तो गामा जो होता है, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, नेगेटिव होता है। कैसे? V इक्वल टू V0 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा। तो वॉल्यूम कम होता है 0 से 4 बढ़ाने पर। तो वॉल्यूम कम होता है तो वो भारी हो जाता है और नीचे आ जाता है। और उसके बाद तो है ना, यहां पे गामा पॉजिटिव होगा और यहां पे गामा नेगेटिव होगा, इस तरीके से। तो इसलिए दिस इज द एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और इसका रीजन केमिस्ट्री के थ्रू भी आप दे सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करते हैं क्यों इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आप इसे केमिस्ट्री में भी एक्सप्लेन करते हो।